इन द फॉलोइंग लिस्ट अंडरलाइन ऑल क्वालिटीज दैट आर एसआई बेस्ड क्वालिटीज। कौन कौन से एसआई बेस्ड क्वालिटीज है भाई? करंट एंड टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम, फोर्स और चार्ज नहीं होते हैं हमारे पास ये। टाइम अभी प्रिंट कर रही हो, चलो कर लो प्रिंट। आदिल भाई माइंड नहीं करना, जोगिंग क्या हो गया, क्या जोग मार दिया? यैपर, यैपर इज नॉट दैट, वो लफंगा बोल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। Okay. Under certain conditions, the distance s moved by an object in time t is given by s equals to half at square. ठीक है? So where a is the acceleration of the object, state two conditions under which the above expression applies to the motion of the object. Can you suggest two conditions? State two conditions जहां पे ये equation apply करेगी. The object, the initial velocity of the object जीरो, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें यूटी वाला पार्ट नहीं है, और हम सबको पता है जब यू जीरो होती है तो वो यूटी खत्म हो जाता है। और एयर रेजिस्टेंस शुड नॉट बी नेग्लिजिबल, नहीं वो नहीं है जरूरी। यू जीरो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। इस काइनेमैटिक्स इक्वेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। मिसाल एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल सिर्फ एयर वाली केस में होगा, अगर तुम गाड़ी चला रहे हो और जो है वो और कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो उसमें भी ये लग सकती है, ठीक है। तो उसको नहीं लिखना, you will have to write acceleration has a constant value। फिर क्या बोला हुआ है? the variation with time t of the velocity v of a car that is moving in a straight line is shown in figure 1.1। velocity time graph आपको दिया हुआ है। as second point is wrong sir, can you explain why linear motion लिखना as second point is wrong? linear ऊपर लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। so they want a new point, not a repeated point। it's already written that it's giving the thing in a straight line। सही है। it's not really a condition, मतलब you are correct, linear motion ही हो है ये, लेकिन generally speaking इसको तुम condition नहीं लिखो। if there is no other choice then you go for that, वरना इसकी better condition एक तो acceleration तुम्हारी constant होनी चाहिए, ठीक है। और जो है वो क्या कहते हैं, दूसरी चीज जो है, अगर इस इक्वेशन में क्योंकि यूटी वाला पार्ट जीरो हुआ है तो उसकी हमने लिख दी, उसकी कंडीशन आ गई, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, compare qualitatively the acceleration of the car at time t equals to 8 seconds and at time t equals to 14 seconds in terms of magnitude and direction। qualitatively करना है, क्या वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी हमने, ठीक है। तो लेट्स डू इट qualitatively। तो acceleration at 8 seconds and 14 seconds, 8 seconds पे acceleration और 14 seconds पे acceleration जो है उसको qualitatively compare कर सकते हो। 14 पे ज्यादा है और 8 पे कम है, right? So we can say okay that the acceleration is more in magnitude at 14 seconds than at 8 seconds because the graph is more steeper, ठीक है। graph is more steeper over here whereas the graph is not as steep over here, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात आप लोग कह रहे हो, मशहूर उन्होंने ऊपर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि तुम क्वालिटेटिवली बताओ। क्वालिटेटिवली का मतलब क्या है? लफ्ज में बताओ, उनको कैलकुलेशन अभी नहीं चाहिए। डायरेक्शन के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से क्या बोलूं? ऑपोजिट है, यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन थी 14 सेकंड्स पे एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट एक्सेलरेशन। सो वी कैन से दैट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू ईच अदर। द एक्सेलरेशन at 14 seconds is opposite to the acceleration at 8 seconds, ठीक है। determine the magnitude of the acceleration at time t equals to 4 seconds, ठीक है। कहां ज्यादा हुई एक्सेलरेशन? जहां पे ज्यादा स्टीप है, ग्राफ का ग्रेडियंट ज्यादा स्टीप 14 पे है ना। लुक, द ग्राफ इज मोर स्टीप ओवर हियर, लेस स्टीप ओवर हियर, so therefore the gradient is more over here, gradient is less over here, so acceleration is more over here, acceleration is less over here, ठीक है। बस यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वहां पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ओके। नेक्स्ट वी कैन वर्क आउट द gradient of the graph and we need to work it out at time equal to 4 seconds। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यू कैन टेक एनी पॉइंट,
मैं ले रहा हूं ये 0 -10, इस स्ट्रेट लाइन पे आप कोई पॉइंट ले सकते हो, और मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूं 4, 0। ठीक है, सो y2 - y1 यानी 0 -10, so 0 -10 over x2 - x1 is 4 - 0. So this is the value for the acceleration. Convert करना है कुछ मीटर पर सेकेंड और सेकेंड टाइम सेकेंड्स, ठीक है, तो no conversions. What is the value of acceleration coming out to be? I think Abdul Hadi told me 2.5. ठीक है, जजाकल्ला जी। राहिमा, लाइन में पूरी जगह ले सकते हैं ना? यस, यू कैन ऑल्सो टेक इट टिल दिस पॉइंट। आप चाहो तो आप यहां से भी ले सकते हो। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, सो यू कैन टेक इट आउट एनीवेयर। अच्छा, मेरे पे यकीन नहीं है, मैं नहीं नहीं अब्दुल हादी यकीन है, तुम्हारी चीज ऊपर चली गई थी, तो मैंने कहा कोई और जो है वो कंफर्म कर दो। अक्सर जो है वो 2-3 बच्चे कंफर्म कर दो। आई राइट द आंसर डाउन। द कार इज एट पॉइंट x at time t equals to 0. Determine the magnitude of the displacement of the car from x at time t equals to 12 seconds. तो मैं किस तरह से निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट? 12 सेकंड्स पे कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, कैसे निकलेगी? एरिया अंडर द ग्राफ, परफेक्ट हो गया। सो हम एरिया अंडर ग्राफ निकाल लेंगे। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना कि ये वाला एरिया पॉजिटिव आएगा, ठीक है, दिस एरिया इज अ पॉजिटिव एरिया, दैट मींस इज गोइंग टू प्रेजेंट अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और क्योंकि ये एरिया हमारे पास नेगेटिव है तो दिस इज गोइंग टू प्रेजेंट अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू वर्क आउट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, तो नेगेटिव क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेती हैं। हाइट इसकी 10 है और बेस इसकी 4 है, सो वी कैन वर्क आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो आ रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम एरिया 1 निकाल लेते हैं। एरिया 1 क्या है? हाफ इंटू 10 इंटू 4, और दूसरा वाला जो हमारे पास एरिया 2 है दैट इज हाफ इंटू, अच्छा 12 से 4 यानी 8 सेकेंड्स की इसकी बेस है, और हाइट कितनी है इसकी? हाइट इसकी 20 है, सो हाफ इंटू, क्या बोलता मैंने, मैं खुद भूल गया, 12 4 8 सेकेंड्स, एंड देन हाइट इसकी 20, राइट। -10 भी ले सकते हो, बस मतलब तुम -10 भी ले सकते हो, बस का ध्यान रखना, पता होना चाहिए तुम्हें एरिया 1 और एरिया 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तुम्हें एरिया 1 और एरिया 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। राहिमा तुम टुगेदर भी कर सकते हो, लेकिन फिर तुम्हारा एरिया नेगेटिव होना चाहिए, एरिया 1, ठीक है राहिमा। योर एरिया 1 मस्ट बी कमिंग आउट टू बी इन अ नेगेटिव, वो उसमें नहीं आना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी एट 20 मीटर्स, और ये आ रहा है हमारे पास 8 × 20 160, 160 डिवाइड बाय 2 80 मीटर्स, ठीक है। हाँ राहिमा, मैं यही बोल रहा हूँ, तुम हाफ इंटू -10 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 8 इंटू 20, बट ये मेक श्योर करना कि तुम्हारा ये वाला एरिया नेगेटिव में ही हो, अगर तुम मिला के भी कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों एरिया सब्ट्रैक्ट ही होंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को? तुम इसको एज वन एरिया तो ले ही नहीं सकते, ये तो एक अलग ट्राइंगल और ये एक अलग ट्राइंगल है, ये एक सिंगुलर शेप है नहीं, तो इन दोनों पे अलग अलग ट्राइंगल का फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। बस इस बात का मेक श्योर करना कि क्योंकि ये एरिया बिलो द एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो नेगेटिव पॉजिटिव ऐड नहीं, मतलब ये नहीं करना कि 20 + 80 100 कर देना इसको, 80 - 20 60 आएगा इसका, ठीक है। यू कांट टेक इट एज वन ट्राइंगल। नहीं मशहूद, -10 लोगे तो ये तुम्हारे पास -20 आएगा, और फिर तुम 80 मतलब 80 - 20 ही करोगे, मतलब तुमने पहले से ही माइनस ले लिया, तुम उसको 80 - -20 80 + 20 नहीं करोगे। समझ रहे हो बात को? बस इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बस ये बात ध्यान में रख लो कि भाई मुझे एरिया 2 में से एरिया 1 सब्ट्रैक्ट कर, दैट्स ऑल। यू जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट एरिया 2 में से एरिया 1, पॉजिटिव चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से नेगेटिव चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 60 मीटर। अच्छा, you're asking के why is it not this राहिमा? ये राहिमा, whenever you taking area under the graph ना, ये बात याद रहे कि it is the area that is bounded between the x axis and the line, जो भी आपका ग्राफ है, तो आपके ग्राफ और उसकी x एक्सिस के बीच में होगा ये हमेशा। ये इधर भी देखो, लाइन और x एक्सिस के बीच में है ये एरिया, दैट इज द रीजन फॉर दैट। अच्छा आदिल को 2 मिनट नहीं लगते। अच्छा खैर, हाई एल्टीट्यूड बलून इज स्टेशनरी इन स्टिल एयर, अ सॉलिड स्फीयर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द बलून बाय अ स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर 2.1, ठीक है। तो एक बलून है और एक स्ट्रिंग के थ्रू एक स्फीयर इस पे रुक लगा हुआ है, और बलून जो है, एम्फोसिस ऑन द वर्ड स्टेशनरी, इट इज स्टेशनरी इन स्टिल एयर, इसका कुछ खास मकसद होगा आपके लिए, तो वो हम देख लेंगे। द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज 7.5 मीटर क्यूब,
आपका जो वॉल्यूम है बलून का वो 7.5 मीटर क्यूब है। द टोटल वेट ऑफ द बलून string and sphere is 65 newtons. They have told you that the total weight on the balloon plus the string of the string and of the sphere is 65 newtons. That is the weight. The upthrust acting on the string and sphere is negligible. यानी upthrust जो एक्ट कर रही है वो सिर्फ बलून पे एक्ट कर रही है, स्ट्रिंग और स्पेयर पे एक्ट नहीं कर रही। ठीक है। Calculate the density of the air surrounding the balloon. How do I work out the density of the air surrounding the balloon? Upthrust equals to 65. Yes, very good. So we know that the net force on the object equals to 0. Why? Because this is stationary. It is stationary. अगर तो ये stationary, इसका मतलब क्या होगा, इसकी upward downward forces बराबर हैं। अगर इसकी upward downward forces बराबर हैं, so that means that the upthrust is equal to 65 newtons of weight. There is no other force, no other drag force. Object stationary है तो drag force नहीं होगी, और कोई force, friction, normal contact force और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है। तो upthrust 65 न्यूटन है, and then we all know upthrust can be calculated using rho gv. So rho क्या है, rho हमको निकालना है, sorry, 65 will equals to rho, which we need to work out. G is 9.81 and volume of the balloon is 7.5 meter cube. Rho क्या आ रहा है, 0.88. Jazakallah. So this is 0.88. The string breaks, releasing the sphere. Calculate, state the magnitude of the acceleration of the sphere immediately after the string breaks. ठीक है। मगर sir, they said u is negligible on the sphere and string, not on the balloon. U is negligible on the sphere and the string, not on the balloon. So they're saying that take it only on the balloon, don't take it on the sphere and the string. ठीक है राहिमा? आदिल, डेंसिटी ए की है। अच्छा, जब स्ट्रिंग टूटेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी स्फीयर पे? ठीक है, मैंने आंसर्स देख लिया वैफा तुम्हारे, बिल्कुल सही है। अब्दुल हादी बिल्कुल ठीक है, मिशाल बिल्कुल ठीक है। अगर स्ट्रिंग एकदम से टूट जाए तो स्फीयर की एक्सेलरेशन क्या होगी? 9.1 होगी। हम सबको पता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज जो है वो इट इज 9.81। ठीक है। सो द एक्सेलरेशन व्हेनेवर यू आर फॉलिंग, अब क्योंकि उस पर और कोई एडेड फोर्स नहीं है, इस स्फीयर पे कोई अपथ्रस्ट वगैरह नहीं है, सिर्फ इसका वेट ही एक्ट कर रहा होगा, तो इसकी एक्सेलरेशन 9.1 रहेगी। ठीक है। अच्छा राहिमा मेरा बच्चा, यूजिंग द फैक्ट दैट द बलून इज स्टेशनरी, जब बलून स्टेशनरी है तो उसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। अब वो बोलते हैं बलून स्फीयर और स्ट्रिंग का जो वेट है वो 65 न्यूटन है। ठीक है। अब 65 न्यूटन को कैंसिल आउट करने वाली कोई ना कोई फोर्स तो होगी, राइट। बलून स्टेशनरी में ड्रैग फोर्स नहीं हो सकती, बची अपथ्रस्ट ही। Rahima, they're telling you that don't take the upthrust on the sphere and the string. Sphere and string पे upthrust negligible है, लेकिन बलून पे upthrust होगी, वरना और कोई फोर्स है नहीं जो इक्विलिब्रियम रख सकती है। So I therefore understood the fact that the upthrust must be equal to 65 Newton downwards weight, वो उसके बराबर होगी। And then upthrust का फॉर्मूला होता है rho gv, where rho is the density of the fluid, g is the acceleration of free fall, and v is the volume submerged in the fluid. ठीक है। सो जो है मैंने क्या कर लिया, अपथ्रस्ट की वैल्यू मुझे 65 पता है, मैंने रॉ वर्कआउट करना था, 9.1 मैंने जी का डाला, वॉल्यूम मेरे पास 7.5 था, मैंने रॉ निकाल दिया। ठीक है राहिमा? अच्छा, the string breaks leading the sphere, ये हो गया। State and explain the variation, if any, in the magnitude of the acceleration of the sphere when it is moving downwards before it reaches constant terminal velocity. यानी air resistance है, अब हमने वो सारी टर्मिनल वेलोसिटी की कहानी लिखनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कैन एनीवन फॉर्मुलेट अ गुड आंसर? 3 मार्क्स का मुझे इधर लिख के दिखाए वर्ड टू वर्ड कि वो कैसे हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि हमें 3 मार्क्स जो है वो यहाँ पे प्रॉपर मिल जाए। अच्छा भाई देखो, ये एग्जैक्ट वही सवाल है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ड्रैग फोर्स में ना। सो ड्रैग फोर्स है ये, बिल्कुल एग्जैक्ट वही ड्रैग फोर्स वाला सवाल है। फोर्सेस में जो ड्रैग फोर्स की वीडियो बनी हुई यूट्यूब पे, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जो है वो हमने यही करना है। तो बेसिकली क्या होगा इसमें, जब आपका स्फीयर था वो जो है वो इनिशियली एक्सेलरेशन ऑफ 9.81 से गिर रहा होगा। अच्छा, और क्यों गिर रहा है? जी, जो रुवैफा, मिशाल और आदिल आप लोगों ने आंसर्स दिए हैं, आदिल का मैंने, यस बिल्कुल ठीक है आदिल। ठीक है। सो वेट हमारा डाउनवर्ड्स होता है, इसीलिए क्या हो रहा है, इनिशियली हमारी जो एक्सेलरेशन थी वो 9.1 थी। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसे जैसे ये जो है वो एक्सेलरेट करेगा तो ऑब्वियसली इसको ये वेलोसिटी गेन करेगा, इट विल स्टार्ट गेनिंग अ वेलोसिटी डाउनवर्ड्स। और जैसे जैसे ये वेलोसिटी डाउनवर्ड्स गेन करेगा तो एक ड्रैग फोर्स बिल्डअप होना शुरू होगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अपवर्ड्स, and therefore we all know that the net force will be given by weight minus the drag force. अब प्रॉब्लम क्या है, हम सबको पता है वेलोसिटी के बढ़ने से ड्रैग फोर्स भी बढ़ती है। जब ड्रैग फोर्स बढ़ेगी तो तुम्हारी नेट फोर्स गिरेगी, जब नेट फोर्स गिरेगी तो नेट एक्सेलरेशन तुम्हारी गिरेगी, इट विल आल्सो फॉल डाउन।
and it will fall until and unless it becomes a value of 0, and that is the point when you reach constant terminal velocity. उसके बाद velocity ना बढ़ती है ना गिरती है because आपकी acceleration 0 हो गई. ठीक है, so we will write this as that initially an acceleration minor acts which makes the object accelerate downwards and gain a velocity. ठीक है, as the object gains a velocity, a drag force on it builds up in the opposite direction. ठीक है, and decreases the net force on the object. As the velocity increases, the drag force increases more, the net force keeps decreasing, and therefore the net acceleration also keeps decreasing until unless it becomes a value of 0, at which point the object reaches terminal velocity. ठीक है, तो इसको हम इधर जो है वो प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट करके लिख देंगे. मैं ये लिख के दिखा रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इसको लिखना भी कैसे है. अच्छा, सो हम इधर क्या लिख रहे हैं? वी आर गोइंग टू राइट दैट अच्छा, ये कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं लिख के दिखा रहा है, इसको रट्टा नहीं मारना है, अपने वर्ड में लिख सकते हो. ठीक है, इनिशियली an acceleration of 9.81 acts on the sphere, and so it gains a velocity downwards. As the velocity increases downwards, a drag force builds on the object upwards that increases with increasing velocity. As a result, the net force decreases, and so does the net acceleration until it becomes 0 when drag force equals to weight of object. ठीक है, किसी कोई आंसर लिखना है अपने पास तो वो लिख ले, बाकी आपकी पीडीएफ में ऑलरेडी ड्रैग फोर्स में भी हमने वो बात करी. ठीक है, यस राइट, एग्जैक्टली ना, उसने बोला था स्फीयर पे कोई अपथ्रस्ट एक्ट नहीं कर रही. ही आस्क्ड इफ दिस अपथ्रस्ट फ्रॉम द स्फीयर इज नेग्लिजिबल, देयरफॉर स्फीयर जब गिरेगा तो उस पे इनिशियली उसकी वेट ही एक्ट कर रही थी. ठीक है, सो देयरफॉर इट्स एक्सेलरेशन वाज 9.1. ठीक है एमा, किसी को अगर ये आंसर लिखना है तो वो लिख ले, और इफ एवरीथिंग इज क्लियर तो मुझे बताओ, मैं आगे चलूं. वेट, हाँ तो राहिमा वेट की वजह से तो 9.1 एक्ट करती है एक्सेलरेशन. द वेट कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.1 ना, वेट इक्वल्स टू mg. हाँ लिख लो, वेट इक्वल्स टू mg, सो वेट कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.1. तो ये जो 9.1 की एक्सेलरेशन वो कॉज हो रही है राहिमा, दिस इज बिकॉज ऑफ द वेट. नहीं राहिमा, तुम करोगी जब भी यू नो दैट weight divided by the mass gives you an acceleration of g. It will always be that the weight always causes an acceleration of g. ठीक है, the sphere has a mass of 4.0 kg. Calculate the total resistive force acting on the sphere at the instant when its acceleration is 1.9 meter per second square. तो बोल रहे हैं कि जब उसकी एक्सेलरेशन 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, यानी 9.81 से गिरते 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 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक आ गई, तो बोल रहे हैं उस वक्त रेजिस्टिव फोर्स निकाल के दे दो. तो हम सबको पता है कि द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी गिवन बाय मास इनटू नेट एक्सेलरेशन. राइट, नेट फोर्स इस केस में क्या है? नेट फोर्स इस केस में ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का वेट है और उसके ऊपर एक opposing drag force act कर रही है ना. So we're going to say okay, weight minus the opposing drag force, right? So I'm drawing the frame 2 for you guys. इसके ऊपर इसका weight act कर रहा है और एक opposing drag force होगी. मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ downwards is positive, so the weight is downwards positive and the drag force is upwards negative. That equals to the mass into net acceleration. ठीक है, मास हमको 4.0 kg दिया हुआ है, यानी 4 into 9.81 minus the drag force, that will equals to 4 and then your net acceleration 1.9 meter per second square. इस बात का ध्यान रहे कि आपकी एक्सेलरेशन भी 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स ही होगी. ठीक है, तो 9.1 डाउनवर्ड्स थी, डिक्रीज करते 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 वो जीरो होती है. एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती जब भी आप गिर रहे हो, तो टर्मिनल वेलोसिटी पहली टर्मिनल वेलोसिटी पहुंचने तक
आपकी एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड्स होगी। 9.81 थी, बस वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में वो डिक्रीज हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है। तो दिस एक्सेलरेशन आल्सो गोइंग टू बी टेकन एज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको नेगेटिव मत डाल दिया। तो ये हो जाएगा 1.9 and you can work out the value for the drag force that is 4 into 9.81 minus 4 into 1.9. What is this coming out to be? And also if this is clear, so we are done for today. If not clear, so you can wait and ask questions. Varna, we are done. This is 31.64. Thank you, Mera Bacha Mishal. So this is 32 newtons correct to two significant figures. ठीक. A vertical rod is fixed to the horizontal surface of a table as shown in figure 3.1. तो ये surface of a table है, एक vertical rod है और एक spring के साथ ये attached है. A spring of mass 7.5 grams is able to slide along the full length of the rod. तो एक जो है वो वही विंटर 23-22, ठीक है, जो हम अटेम्प्ट कर रहे थे लास्ट क्लास में, विंटर 23, उसके बाद तुम लोग लंबी छुट्टियों पे चले गए थे, विंटर 23 क्वेश्चन पेपर 22, ठीक है। तो इज एबल टू स्लाइड along द फुल लेंथ ऑफ द रॉड। तो भाई ये जो स्प्रिंग है इसको आप स्लाइड कर सकते हो along द फुल लेंथ ऑफ द रॉड। द स्प्रिंग इज फर्स्ट पुश्ड against the surface of the table so that it has an initial compression of 2.1 centimeters. इसको पहले जो है वो क्या करा जाता है, इसको पहले पुश करा जाता है ताकि इसका प्रेशर आ जाए 2.1 सेंटीमीटर की। The spring is then suddenly released so that it leaves the surface of the table with a kinetic energy of this much and then moves up the rod. तो क्या कर रहे हैं, इसको दबाते हैं फिर छोड़ते हैं तो ये उड़ता हुआ बाहर निकलता है, राइट। वो आपको सारी वैल्यूज दी है इधर। Assume that the spring obeys Hooke's law and the initial elastic potential energy of the compressed spring is equal to the kinetic energy of the spring as it leaves the surface of the table. Air resistance is negligible. By using the initial elastic potential energy of the compressed spring, calculate its spring constant. Right? So it's easy peasy, simple, straightforward. आपको पता है भाई इतनी kinetic energy थी, ये सारी elastic potential energy से आई है. So we all know elastic potential energy का formula क्या होता है? It is half k x square when you're trying to calculate in terms of the spring constant. So 0.048 will equals to half k हमको निकालना है, कंप्रेशन हमको दी हुई थी 2.1 into 10 power minus 2 सेंटीमीटर्स एंड स्क्वायर कर दो और मुझे k की वैल्यू निकाल के दे दो क्या आ रही है विद प्रॉपर राउंडिंग ऑफ। ठीक है, डेटा सेट को देखो क्या दिया हुआ है और मुझे प्रॉपर राउंडिंग ऑफ के साथ देना आंसर क्या आ रहा है। 220 is with the proper rounding off, perfect. So 220 न्यूटन पर मीटर हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द स्प्रिंग एज इट लीव्स द सरफेस ऑफ द टेबल। तो स्पीड कैसे निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी कैन बी वर्कड आउट यूजिंग हाफ mv स्क्वायर, राइट। सो हाफ mv स्क्वायर 0.048 शैल इक्वल्स टू हाफ, और मास क्या था, मास दिया था स्प्रिंग का 7.5 ग्राम्स। अच्छा, ग्राम्स में है, ग्राम्स को कन्वर्ट करना मत भूलना, 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 और ये हो जाएगा v स्क्वायर, यानी 2 इंटू 0.048 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 होल अंडर रूट शैल गिव अस आवर वेलोसिटी व्हिच इज 3.7 अकॉर्डिंग टू अब्दुल हादी। 3.7 है, 3.6 है, 3.6 है, ठीक है, अब्दुल हादी ने खुद ही कर लिया, 3.6 है हमारे पास आंसर। अच्छा, नाउ moving onwards, the spring rises to its maximum height up the rod from the surface of the table. This causes the gravitational potential energy of the spring to increase by 0.039 joules. क्या करता है, अपनी मैक्सिमम हाइट तक रीच करता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेता है 0.039 joules. Calculate for this movement of the spring the increase in height of the spring after leaving the surface of the table. mgh, right? So we all know that gravitational potential energy is equivalent to mgh. So you have got a 0.039 joules की gravitational energy. Your spring का mass was 7.5 into 10 की power minus 3. Your g is 9.81 and your height is height h, which you want to work out. So what is the height h working out to be? 0.53 meters is the increase in height of the object. अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, calculate the average frictional force exerted by the rod on the spring as it rises. 7 grams, 7 grams नहीं है, I think 7.7 grams नहीं है, 7.5, a spring of mass 7.5 grams, ठीक है। अच्छा, अब calculate the average frictional force
exerted by the rod on the spring as it rises. ये कैसे निकलेगा भाई? How do I work this out? F equals to ma. F कहां से आएगी? How do I work out the average frictional force का force? No, kinetic energy is not equal to GPE. So basically हमें basically the concept कौन सा अप्लाई करना है? ये क्वेश्चन हमने देखा है कितनी दफा आया हुआ है ये क्वेश्चन कि आप E इनपुट करते हो इक्वल्स टू E आउटपुट करते हो. ये वही सवाल है, सवाल चेंज भी नहीं होता, बस सिनेरियो चेंज होता है. E इनपुट इक्वल्स टू E आउटपुट. इनपुट क्या था हमारा? हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनपुट थी जो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई थी. तो हमारा बेसिकली जबकि ये राइज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इज द इनपुट. ठीक है जी. और काइनेटिक एनर्जी जो इनपुट थी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो रही है. प्लस हमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो भी हमारा आउटपुट में जाएगा. ठीक है. सो वी कैन जो है वो क्या कहते हैं, वर्क आउट दी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन by subtracting kinetic energy में से gravitational potential energy. So basically kinetic energy क्या थी? That was 0.048. 0.048 minus 0.039 and you will get your work done against friction. मैं बता रहा हूँ हमदा. इनपुट में हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसलिए नहीं रखी बिकॉज देखो क्या हुआ था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हुई एंड देन दैट काइनेटिक एनर्जी वाज टेकिंग इन द स्प्रिंग अप ना. एक कन्वर्जन क्या थी? द कन्वर्जन नंबर 1 ओवर हियर वाज दैट ऑल ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट हमदा. एंड देन एज यू आर ट्रैवलिंग टू दिस मैक्सिमम पॉइंट ओवर हियर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारी जो काइनेटिक एनर्जी तुम्हें मिल गई थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से, वो तब्दील हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में, राइट. सो इसीलिए मैंने इलास्टिक पोटेंशियल दोबारा से नहीं रखी है. इलास्टिक पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में बदल गई ना, तो या तो तुम ऐसे कर लो कि तुम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखो, तुम यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, क्योंकि वो एक ही बात है. तुम दोनों ऐड करके नहीं लिखोगे, समझ गए हमदा? बिकॉज इलास्टिक पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बनी है और फिर काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में गई है. ओके. देन फाइनली हमें क्या करना है, हमारे पास वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ गया. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस इक्वल्स टू 9 into 10 to the power -3, राइट. फ्रिक्शन की फोर्स हमें निकालनी है. डिस्टेंस क्या था? हमने इतना डिस्टेंस मूव किया है वर्टिकली, वी मूव्ड दिस इंक्रीज इन हाइट, so that's 0.053 and we can work out the average frictional force. So what is the average frictional force according to Adil? It's 0.017. ये क्या करा है मैंने? ठीक, 0.017. अच्छा, अब इसको राउंड ऑफ करना है 0.01689. अच्छा, और इसको हम राउंड ऑफ कितना करेंगे? ओके, 0.01689 and you can write this as 0.017. अच्छा, सर प्लीज बता दें कब ये फॉर्मूला इन इक्वल्स टू आउटपुट यूज करते हैं? जब एनर्जी चेंजेस कर रहे हो इक्वेट. ठीक है, तुम जब एनर्जी चेंजेस इक्वेट कर रहे हो या एनर्जीज इक्वल कर रहे हो, या तुम ये देख रहे हो कि किस पॉइंट पे कौन सी एनर्जी किस चीज में तब्दील हो गई है. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, नॉट दैट एग्जैक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है. ठीक है जी. आपको पता होना चाहिए आपकी इनपुट एनर्जीज कौन सी और आपकी आउटपुट एनर्जीज कौन सी है. ठीक है. टिपिकली जब हम इस सवाल तक पहुंचते हैं ना कि वो हमसे पूछता है कि क्या कहते हैं, कैलकुलेट द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स, तो उस वक्त आके हमेशा ये हमें लगाना पड़ता है, ये तो ये वाला पार्ट होता है. या तो वो ऊपर पूछ रहा है कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन क्या करना पड़ा, या फिर कैलकुलेट द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स आपकी क्या थी. तो आप इस पार्ट में आके आप ई इनपुट इक्वल्स टू ई आउटपुट करते हो, और इस बात का ध्यान रखना कि मेरा जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा वो मेरा आउटपुट साइड में होगा. ठीक है. एंड इफ यू आर कंफ्यूज तो वर्क एनर्जी पावर में हमने यही जो है वो चीज प्रैक्टिस करी है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जाके जो है वो वॉच दोज लेक्चर्स, ताकि जो है वो चीज आपको समझ में आ जाए. अच्छा सर, जो एनर्जी गेन होती है वो आउटपुट हमेशा होती है. एनर्जी गेन होती है, हाँ, वो हमेशा आउटपुट होती है, और जो एनर्जी लूज होती है वो हमेशा इनपुट होती है. ठीक है. लेकिन जो बेसिक क्रक्स होता है इन सवालों का, ये पहला सवाल नहीं है इस तरह से, लाइक आप हर दूसरा पेपर उठा के दोगे, हर दूसरे पेपर में ऐसा ही सवाल होता है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन और फिर फ्रिक्शनल फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या थी.
तो उसमें बस हमने ई इनपुट इक्वल टू आउटपुट करना होता है। जब मुझे ये करना हो ना, जब अब हमें नजर क्या आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि हमने जितनी काइनेटिक एनर्जी दी थी 0.048 की, वो बराबर नहीं है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। वी कैन सी दैट काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूरा पूरा नहीं बना, तो भाई बाकी एनर्जी कहाँ गई, वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन चली गई। तो हमने पहले वर्क डन फ्रिक्शन निकाल लिया कि वो कितना आ रहा है यूजिंग ई इनपुट इक्वल टू ई आउटपुट, एंड देन वी वर्कड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, the rod is replaced by another rod that exerts a negligible frictional force on the moving spring. अब कोई frictional force नहीं लग रही. The initial compression X of the spring is now varied in order to vary the maximum increase in delta H of the spring after leaving the surface of the table. Assume that the spring obeys Hooke's law for all compressions. On figure 3.2, sketch a graph to show the variation with X of delta H. Numerical values are not required. So now give me the graph of X against delta H. कि वो क्या बनेगा? आपको क्या लग रहा है? Straight line बनेगी? Ruefa is saying it's a straight line. Moiz and Abdul Hadi are saying it's an increasing gradient line. Maheen is also saying a curve. Curve कैसा? Curve describe करो या annotation on है, curve बना के दिखा दो, जिसको जो लग रहा है वो उसको मुझे साथ साथ समझाए भी। ठीक है, रायमा भी कर लेते हैं। रुवैफा अभी तो स्ट्रेट लाइन थी, ई के चीटिंग, टूवर्ड्स बाय towards y. Okay, so seems like everyone is drawing the same exact curve. यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट लग रहा है, the concept is simple proportion graphs. ठीक है, जो हमने proportion graphs में सीखा है यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। We know that हमारी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई थी हमारी काइनेटिक एनर्जी में, और हमारी काइनेटिक एनर्जी किस चीज में तब्दील हो रही है? अब क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है इस केस में, ठीक है, सिंस देयर इज नो फ्रिक्शन इन दिस केस, तो अब देयर इज नो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, यानी अब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी तब्दील होगी इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. So I'm going to say that all of it is going to convert into gravitational potential energy. From there I get the equation that elastic potential energy is equals to gravitational potential energy. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं कैसे खोलूं? हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है हाफ एफ एक्स और एक होता है हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसको भी हम सोचते हैं थोड़ी देर कि हम इसको कौन सा लगाएंगे, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच. ठीक है, अच्छा, अब अगर मुझे हाफ एफ एक्स या हाफ के एक्स, अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स और डेल्टा एच का ग्राफ चाहिए, यानी अगर मुझे इनका प्रोपोर्शन निकालना है तो आई नीड टू कीप ऑल अदर क्वांटिटीज कांस्टेंट. The problem with f is that f does not remain constant. जब जब हम एक्सटेंशन इंक्रीज करते हैं तो तब तब वैसे वैसे f बढ़ता है टिल द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, फिर कुछ ना कुछ कर्व हो रहा होता है, राइट? सो f is not a constant with x. So I will most probably not be choosing this formula. Instead I will be going with this formula, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये चीज कांस्टेंट है, और मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये चीज कांस्टेंट है. mg from mgh is constant and half k from half k x square is constant, and then we can see that h is directly proportional to x square. तो ये क्या बन गया? पैराबोलिक ग्राफ बन गया. So therefore we see, okay, I need to draw a parabolic graph. x square का ग्राफ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होता है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, और मतलब ये तरीके से याद रखना है, पैराबोला है, मैथ्स P1 दे दिया अब तो पैराबोला है, ठीक है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और जब अगर अगर x यहाँ पे होता और डेल्टा h यहाँ पे होता तो फिर वो y स्क्वायर वाला ग्राफ बन जाता है, पैराबोला इन द y एक्सिस. इज दिस क्लियर नाउ? कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, फिर क्या है, अ बॉल y मूव्स, अपन लोगों ने कहा था सर एंगुलर मोमेंटम करवा दें, एंगुलर मोमेंटम नहीं, सॉरी, कन्वर्जेशन. सर उनका मैसेज आया था कि ग्रेड बाउंड्री एडजस्ट करें तो यूजुअली कितनी करते हैं? यार ये तो उन पे डिपेंड करता है, उन पे डिपेंड करता है कि वो ग्रेड बाउंड्रीज कितनी एडजस्ट करेंगे. पता नहीं अब क्या करते हैं क्या नहीं करते. नहीं, तुम्हारी थोड़ी एडजस्ट करेंगे ग्रेड बाउंड्री भाई, वो जो है ओवरऑल एडजस्ट करेंगे, तुम्हारी ग्रेड थ्रेशोल्ड्स बेसिकली वो एडजस्ट करेंगे. एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एच आ रहा है ना, लेकिन एक्स ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एच ऑन द वाई एक्सिस, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा. ठीक है, इट्स वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. डोंट लुक एट इट एज एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई. ठीक है, क्वांटिटी ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे है, सो देयरफॉर पैराबोलिक. नो नो, वी डिड नॉट चेंज. अच्छा, इसमें कंफ्यूज हो, हाउ डिड यू चेंज दिस? एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है, मैं इसको यूं लिख सकता हूं ना, राइट? आई कैन जस्ट फ्लिप इट अराउंड. एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच था तो मैं यूं करके लिख दूं एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. हाँ, प्रोपोर्शन का साइन है, जैसे इक्वल टू का साइन होता है वैसे ही प्रोपोर्शन का साइन होता है. नहीं नहीं कर सकते, कोई टेंशन की बात नहीं है.
नहीं ना, ग्राफ उल्टा होता मेरा बच्चा राहेमा, ग्राफ तब उल्टा होता जब एक्स वाई एक्सिस पे होता और एच एक्स एक्सिस पे होता, ठीक है नहीं, तब ऐसा बनता। मतलब ये अगर ऐसा होता और तुम्हारे पास एक्स वाई एक्सिस होता तो एच एक्स एक्सिस होता, तो फिर तुम्हारे पास ग्राफ ऐसा बनता। तब मैं यही रिलेशनशिप निकालता कि वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बन जाए, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, मेरा एक्स ऑन दी एक्सिस और एच ऑन दी वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर ऐसे करते तो फिर ऐसा वाला ग्राफ बनता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा वाला ग्राफ है। दैट्स एक्स स्क्वायर जी, पैराबोला है। अब पैराबोलिक कर्व इज एक्स स्क्वायर, इसको पैराबोला कहते हैं। और ये पैराबोला होता है ऑन द वाई एक्सिस, ये वाला। वो होगा कब, ये कब होता है, ये वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, और ये वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है, ठीक। अच्छा, और नहीं, फिजिक्स का मौका भी नहीं हुआ। सर ये आदिल इतना फिक्स क्यों बनता, फिक्स ही क्यों बनता है, फिक्स ही क्या, नो आइडिया व्हाट दैट इज। A ball Y moves along a horizontal frictionless surface and collides with a ball Z as illustrated in the views from above in figure 4.1 and figure 4.2. अच्छा, figure 4.1 not drawn to scale before collision ऐसा था, figure 4.2 after collision जो था, Z नीचे चला गया, Y ऊपर चला गया, ठीक है। Ball Y has a mass of 0.25 kg and initially moves along a line of PQ. A ball Z has a mass of mz and is initially stationary. ठीक है, तो ये initially stationary थी। After the collision, ball Y has a final velocity of 3.7 meter per second at an angle of 27 degrees to the line PQ, and ball Z has a final velocity of 5.5 meter per second at an angle of 44 degree to the line PQ. ठीक है। Calculate the component of final momentum of ball Y in the direction perpendicular to the line PQ. तो बेसिकली हमने जो है वो Y का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है PQ के, यानी बेसिकली क्या कह रहे हैं, मुश्किल लफ्जों में कह रहे हैं भाई वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दो PQ के मोमेंटम का, राइट। नो, नॉट PI इक्वल्स टू PF, we just need to work out the vertical final momentum, vertical component of the final momentum of ball by, that's it, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम ये देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3.7 sin 27, this has got a mass of 0.25 kg, so this shall be 0.25 into 3.7 sin 27. What is the answer? 0.42, 0.42 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, by considering the component of the final momentum of each ball in the direction perpendicular to line PQ, calculate mz। यानी बोल रहे हैं vertically आप मोमेंटम की कंजर्वेशन लगाओ और mz निकाल लो, ठीक है। अच्छा, उसको कर लेते हैं अब। अगर हम उसको करेंगे तो अब उससे पहले जब हम वर्टिकली करेंगे, मुझे इनिशियल वाले केस में वर्टिकली बनना चाहिए, मुझे फाइनल वाले केस में वर्टिकली बनना। व्हाट इज द इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम ओवर हियर, हमारा इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम क्या है यहाँ पे, इन दिस केस जीरो है, बिकॉज कोई भी चीज ऊपर भी नहीं जा रही ना नीचे जा रही है, everything was traveling only horizontally, so the initial vertical momentum in this case is zero। अच्छा, जब मैं ये करने जाऊंगा तो मेरा फाइनल मोमेंटम इन दिस केस, इसके लिए क्या कर लेते हैं, एक कन्वेंशन लाते हैं, लेट्स से अपवर्ड्स पॉजिटिव, लेट्स से अपवर्ड्स पॉजिटिव। अच्छा, y का तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या है, दैट इज 0.042, मुझे पता है वो ऊपर की डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, ठीक है। सॉरी 0.014 0.42 है बस, एक तो मैं आज जीरो ज्यादा लगा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो दिस इज 0.42 फॉर दी मोमेंटम ऑफ y, और बाकी z क्या है, z नीचे की तरफ जा रहा है, और z का हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दिस इज गोइंग टू बी sin 44, राइट। 5.5 sin 44 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये माइनस आ जाएगा आपके पास, सो दिस शैल बी माइनस mz एंड देन 5.5 sin 44, ठीक है। अच्छा, so now we have the final moment, अब हमने बस इनको इक्वेट करना है, so we know 0 equals to 0.42 minus mz 5.5 sin 44, and then mz is going to be 0.42 divided by 5.5 sin 44, 0.11, 0.11 according to Adil, and he is correct। कोई प्रॉब्लम इसमें?
आई होप ये जो है वो माइनस भी समझ में आ गया हो, कन्वेंशन के हिसाब से मैंने माइनस लिया, ठीक है। दैट वाज गोइंग डाउनवर्ड्स, सो देयरफॉर दिस वेलोसिटी है, इसको कंसीडर पूरे मोमेंटम को तुम नेगेटिव ले लोगे, सो दैट इज दिस वन, दिस मोमेंटम वाज पॉजिटिव एंड दैट वाज नेगेटिव। आप कन्वेंशन कैसे भी ले सकते हो, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो है वो व्हाटएवर यू वांट टू डू, इट्स अप टू यू। अच्छा, ड्यूरिंग द कोलिजन द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन y by z is Fy and the average force exerted on z by y is Fz. Compare the magnitudes and directions. नहीं राहिमा, सिर्फ आफ्टर कोलिजन्स को तो हम इक्वेट नहीं कर सकते। इस केस में क्यों चल जाएगा वो राहिमा? दैट इज नॉट अ रूल, ठीक है। यू कैन नॉट इक्वेट आफ्टर दैट राहिमा। वो इस केस में क्यों चल रहा है? बिकॉज तुम्हारा इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम जीरो था, देख रहे हो। जब मैंने ये किया तो जीरो नहीं से वो उधर जाके इक्वेट हो गया, that's why, but this is no rule, you cannot just go and do के upward and downward फाइनल में मैं इक्वल कर दूं। अगर तो शुरू में जीरो था तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फाइनल का इक्वल होगा, लेकिन अगर शुरू में जीरो नहीं था तो फिर वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा भाई, एक ही स्टेटमेंट है कंजर्वेशन मोमेंटम की, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलती है भाई initial momentum in the y direction will be equal to the final momentum in the y direction, ठीक है। जब जब लॉजिकली करोगे चीजों को और जब जो है वो पूरा करोगे चीजों को, देन यू वोंट हैव टू लर्न टू मेनी थिंग्स भी, और दूसरा ये कि चीजें भी बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी हो जाया करेंगी। अच्छा, मगर देन हाउ डू वी नो किससे नेगेटिव लें? किसी को भी ले सकते हैं, यू कैन टेक इट, टेक नेगेटिव किसी को भी। तो अगर नेगेटिव डाउनवर्ड्स बोलते तो ये वाली फिर पॉजिटिव हो जाती और वो वाली फिर नेगेटिव हो जाती, आंसर तुम्हारा फिर भी वही आता, ठीक है। इट वुड हैव बीन द सेम आंसर, तो इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। During collision, the average force exerted on y by z is Fy and the average force exerted on z by y is Fz. Compare the magnitudes and directions of Fy and Fz. Numerical values are not required. Magnitudes क्या होंगे और directions क्या होंगे? Magnitude same और direction opposite. और ये क्यों भाई? Who has told you this? How can you say that? This is Newton's third law, right? Newton's third law कि अगर मैं जो है वो क्या कहते हैं, ये न्यूटन थर्ड लॉ की मोमेंटम के टर्म्स में इसकी एप्लीकेशन है। वैसे न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है ना। सो दीज बोथ जो है वो चीजें जो है वो क्या है, तो ये। सवाल नहीं समझ में आया, सवाल पढ़ो दोबारा से, शाबाश, रीड द क्वेश्चन। नहीं रहा है, मासेस डिफरेंट है तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं होगा, न्यूटन थर्ड लॉ आएगा, ठीक है। इफ द मासेस आर डिफरेंट, मासेस से कोई रिलेशनशिप नहीं है ऑफ द फोर्स, ठीक है जी, उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है एज लॉन्ग एज टू बॉडीज अप्लाइंग फोर्सेस ऑन ईच अदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर राहिमा तुम्हें अर्थ तुम्हें खींच रहा है विद योर वेट एंड लेट्स से यू हैव अ वेट ऑफ 50 न्यूटन्स, ठीक है, तो यू आर आल्सो पुलिंग अर्थ विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन्स, ठीक है। द ओनली प्रॉब्लम ओवर हियर दैट कम्स अबाउट इज कि अगर तुम अर्थ पे हो, दिस इज यू and you are being pulled to the center of the earth by 50 newtons, ठीक है जी, know that you are also pulling the earth with a 50 newton force towards your own self. आप भी 50 न्यूटन से अर्थ को खींच रहे हो। आपको क्यों फील हो रही है एक्सेलरेशन 9.81 की? वो इसलिए बिकॉज आपका मास बहुत छोटा है, राइट। व्हेन आई गोइंग टू कैलकुलेट योर एक्सेलरेशन, इट कैन बी वर्कड आउट यूजिंग फोर्स डिवाइड बाय मास। तुम्हारा 50 न्यूटन जो है वो क्या कहते हैं, लेट्स से इट इज योर वेट एंड यू आर ऑफ 5 kg, वैसे तुम 5 kg की होगी नहीं, लेकिन खैर जो भी, ठीक है, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग तुम 5.096 की हो। लेकिन अगर मैं अर्थ की बात करता हूं तो अर्थ की जो एक्सेलरेशन है सैडली वो बहुत ज्यादा छोटी आती है, बिकॉज अगर अर्थ पे तुम 50 न्यूटन लगा रहे हो, अर्थ का मास क्या है, 6 × 10⁻24 kg है। द अर्थ इज वेरी वेरी मच ह्यूज देन यू, सो तुम भी उस पर जब वही फोर्स लगा रहे हो तो उस पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो 8.3 × 10⁻24 हो रही है, यानी अर्थ जो है वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा, लेकिन तुम्हें जो है एक्सेलरेशन 9.81 की फील हो रही है। तो तुम्हारा मास डिफरेंट है, उससे तुम्हारी एक्सेलरेशन डिफरेंट है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये नहीं है व्हेन यू आर अप्लाइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ इट्स गोइंग टू बी द सेम फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट इन बोथ डायरेक्शंस। सर इनकी एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट खराब क्यों इन्होंने आपसे नहीं पढ़ा? मैं पता नहीं क्यों हाँ कुछ नए बच्चे हैं तो इसलिए।
two blocks A and B move directly towards each other along a horizontal frictionless surface as shown in the view from above in figure 4.3. A आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, B आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और दोनों हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहे हैं. These blocks collide perfectly elastically. Before the collision, block A has a speed of this much and a block B has a speed of this much. After the collision, block B moves back along its original path with a speed of 2 meters per second. Calculate the speed of block A after the collision. Which formula to use? Relative speed of approach equals to relative speed of separation. और उसको अगर मैं UV के टर्म्स में लिखूंगा तो UV के टर्म्स में क्या होता है वो? U1 minus U2 equals to V2 minus V1. Don't forget the convention. You have to make a convention. Mahin आ जाएगा हमारे पास. We will make a convention and we will be able to find कि वो किस direction में जा रहा है. तो right say rightward is positive. Now U1 क्या है? Let's say this is object 1, this is object 2. तो U1 is 4 according to my convention is positive. Minus formula का part है. U2 क्या है? U2 is 6 opposite to convention, so therefore minus 6. V2 उन्होंने बोला है B after the collision moves back along its origin. यानी आफ्टर कोलिजन ये किधर जा रहा है? ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जा रहा है, यानी ये है V2, और V2 according to my convention is a positive, so I will take this as 2 and minus V1, and we can solve for V1 Mahin. So you shall see 4 plus 6 minus 2 shall equals to minus V1. क्या रहा है आंसर? I believe this is a minus 8 meter per second. So Mahin, you have worked out the direction that A after the collision will move with 8 meter per second towards the left. कैसे? Because negative आ गया आंसर. According to my convention, it's telling me that your thing is going to move towards the left. So there we're going to write 8 meter per second. क्योंकि हमें सब कुछ जो है वो 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल नहीं, यूनिट प्लेस तक दिया हुआ है, और मैं सिर्फ सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मैं 8 मीटर पर सेकंड ही लिख के इसको छोड़ा. Always rely on convention. Yes, always. One of your best friends, one of the best friends. I hope I've done a good job explaining the conventions to my students. A beam of vertically polarized light is incident normally on a polarizing filter as shown in figure 5.1. तो vertically polarized incident light beam है. Vertically का मतलब क्या हो गया? Vertically का मतलब ये हो गया, इस direction में आ गया. हाँ देख लो, अपर्चर कर दिया लोगों ने. ये फालतू में जो है मार्क्स में हल्की फुल्की चेंजेस कर रहते हैं. राइमा जब हो जाए तो मुझे बताना. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई सीआई वालों को हर साल जो है वो एक हल्की सी डिफरेंट मार्क्स स्कीम प्रिंट करने में क्या चिड़ होती है. आंसर माइनस में आ रहा है जी, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारी कन्वेंशन के मुताबिक 8 is towards the left. No, it's telling you according to your convention, since you said rightwards is positive, it's trying to tell you it's a minus 8, it is a leftwards 8. We did not assume wrong direction. देखो, उसने मुझसे अभी सिर्फ स्पीड मांगी थी इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया. सिर्फ वेलोसिटी बोलता तो मैं माइनस 8 ही लिखता अकॉर्डिंग टू माय कन्वेंशन. नहीं ना, स्पीड है. स्पीड का क्या मतलब है? स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड है ना. मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है. अच्छा, a beam of vertically polarized light is incident normally on a flash dimka. ये vertically polarized light है. The transmission axis is initially vertical. The filter is then rotated through an angle of 360 degrees with the plane of the paper remains perpendicular to the beam. On figure 5.2, sketch a graph to show how the variation of the intensity of the light in the transmitted beam that with the angle through which the transmission axis is rotated. अच्छा, अभी तो देखो क्योंकि ये वर्टिकल आ रही है तो वर्टिकल अभी ये 0 डिग्री का एंगल होगा, और हम सबको पता है 0 डिग्री के एंगल पे क्या होता है? व्हाट हैपेंस एट 0 डिग्री? इट इज कंप्लीटली पास थ्रू, राइट. सो ये ग्राफ अगर आपको याद हो कुछ ऐसा बनता था, समथिंग लाइक दिस, जिसमें से मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी कि 90 और 270 पे हमारी सिमेट्री, राइट. वी हैव अ 90 एंड 270 पे सिमेट्री, यानी मैं यहाँ से अगर ग्राफ को काटूं तो मैं राइट और लेफ्ट वाले रीजन्स बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर इमेजेस एक दूसरे को. ये काफी काम आते हैं हमें, और ये ग्राफ जो है वो मैंने याद रखना है. इसका इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है I इक्वल्स टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है. जब आपका एंगल 0 है
180 है और 360 है, सो मैक्सिमम ट्रांसमिशन होगी। और जब हमारी एक्सिस पर कंप्लीटली परपेंडिकुलर है तो हमारे पास जीरो ट्रांसमिशन होगी ऑफ आवर इंटेंसिटी। यस, लर्नड ग्राफ। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ दिस ग्राफ इन मैलेसिस लॉ। हाउ डू यू नो यहाँ कॉस वाला ग्राफ बना है? क्योंकि ये इक्वेशन है मैलेसिस लॉ की। क्या मतलब, क्या कैसे बना के ये वाला ग्राफ बनेगा? आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? अच्छा, दूसरी बात, इसका आसान और तरीका क्या है याद रखने का? राहिमा मैलेसिस लॉ होगी, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर वेव्स का कौन सा पार्ट होगा, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब। इक्वेशन कहाँ गिवन सर? मेरा बच्चा अब्दुल हादी, ये तो तुम्हें याद करनी है ना इक्वेशन मैलेसिस लॉ। ऐसे मत पूछो, ऐसे मत बोलो मुझको। ये तो हमने इक्वेशन याद करनी है ना, दिस इज मैलेसिस लॉ, दिस इज नॉट गोइंग टू बी गिवन टू यू। मैलेसिस लॉ है ना ये तो। क्वेश्चन में नहीं दे तो उसका मतलब तुम करोगे ही नहीं सवाल। क्वेश्चन में क्यों देंगे तुम्हें? एक एक क्वेश्चन उन्होंने बोला भाई याद करो। हाँ ना, तो मैलेसिस लॉ है ना, क्वेश्चन को देखो तो सही, क्या है ये, कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैलेसिस लॉ है। तो मैलेसिस लॉ की तो इक्वेशन यही होती है ना? आदिल कॉस थीटा होल स्क्वायर पे, यानी तुम्हारा जो आंसर आएगा ना, कॉस थीटा करने के बाद उसको पूरा स्क्वायर मारोगे। सही। अच्छा, इसको एक आसान तरीका क्या है याद रखने का? सर ये लिखी हुई, हाँ फॉर्मूला शीट में लिखी हुई होती है। अच्छा, इसको एक आसान तरीका, आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल चाहिए। आप सबको पता है कि भाई जब आपकी जो क्या कहती है, आपकी जो लाइट आ रही है और आपकी स्लिट के बीच में जब एंगल जीरो है तो ये तो कंप्लीटली पास थ्रू कर जाती है ना? इट विल कंप्लीटली पास थ्रू व्हेन दोनों के बीच में एंगल जीरो हो गया। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं ट्रांसमिशन एक्सिस को रोटेट करके कंप्लीटली 180 डिग्री कर दूं, उल्टा कर दूं उसमें, तो सिर्फ ट्रांसमिशन एक्सिस का एरो उल्टा हुआ है लेकिन अभी भी स्लिट उसी डायरेक्शन में है, तो ये भी कंप्लीटली पास थ्रू कर जाएगी। और हम सबको पता है 360 डिग्री, यानी मैं घुमा के जब वापस लाऊंगा तो तब भी मेरी कंप्लीटली पास थ्रू कर जाएगी। ठीक है। कब कब पास थ्रू नहीं करेगी? कब कब पास थ्रू नहीं करेगी? जब मेरी ट्रांसमिशन एक्सिस 90 डिग्री पे होगी। हम सबको पता है जब 90 डिग्री होता है विद द इंसिडेंट लाइट, तब बिल्कुल पास थ्रू नहीं करता। अब चाहे 90 डिग्री ऐसा हो या फिर 90 डिग्री ऐसा हो, ये हो जाएगा ब्लू वाली लाइन 270 डिग्री हो गई और रेड वाली लाइन जो है 90 डिग्री हो गई। ठीक है, तो हमने ये याद रखना है कि 90 270 पे हमें बिल्कुल भी पास थ्रू नहीं करने देता, 0 180 और 360 पे ये हमारी पूरी पूरी लाइट को जाने देता है। और इन बिटवीन इट्स अ कोसाइन कर्व लाइक दिस, बिकॉज कॉस स्क्वायर का ग्राफ, तो आपने एक कोसाइन कर्व बनाना है बिटवीन दीज टू इंटरवल्स। अच्छा सर, अगर लाइट अनपोलराइज है तो इंटेंसिटी को हाफ करेंगे। यस, इंटेंसिटी को हाफ करोगे, लेकिन मैंने ना देखा नहीं है इसका सवाल अभी तक। तो मैंने सिखाया हुआ तो है तुम लोगों को, लेकिन उसका सवाल पता नहीं आज तक आया नहीं है। The intensity of the light in the incident beam is 7.6 watt per meter squared. When the transmission axis is at an angle of theta to the vertical, the light intensity of the transmitted beam is 4.2 watt per meter squared. Calculate the angle theta, easy peasy, I equals to I naught cos square theta. Actually, I naught, sorry, I क्या है हमारा? हमारा I जो है वो 4.2 है, I naught क्या है हमारी 7.6 थी, और हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है हमारा, राइट? देन व्हाट वी गेटिंग 4.2 डिवाइड बाय 7.6, टेक द अंडर रूट ऑफ दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू योर cos थीटा। और फिर आपने क्या करना है, आपने cos इनवर्स लेके आपने थीटा की वैल्यू दे देनी है मुझे। अच्छा सर, ये सिर्फ सब जब ट्रांसमिशन एक्सिस स्ट्रेट बना होगा लाइक परपेंडिकुलर बीम तब का ग्राफ है, इफ पैरेलल तब भी यही होगा। um, राहिमा, सवाल अच्छा है। देखो बेसिकली देखो, तुम्हें इस बात को याद रखना है कि जब ट्रांसमिशन एक्सिस और तुम्हारा लाइट के बीच में 0 डिग्री का एंगल है तब वो कंप्लीटली पास थ्रू कर जाएगी। ठीक है, और जब ये दोनों 90 डिग्री आउट हो जाए तब इसको कंप्लीटली ब्लॉक करा जाएगा, राइट? नाउ सिंस ओवर हियर आई हैड अ वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, तो मैंने देखा ठीक है अभी तो कंप्लीटली पास हो जाएगी 0 डिग्री पे, फिर मैं 180 डिग्री करूंगा तब भी कंप्लीटली पास स्ट्रेट पास थ्रू कर जाएगी, और मेरे पास जो है वो 360 डिग्री पे जब मैं वापस आ गया अपनी ओरिजिन तब भी कंप्लीटली पास थ्रू कर जाएगी। सिर्फ मसला क्या आएगा, मसला आएगा 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे जब मेरे पास परपेंडिकुलर आ रहा है, तो वो 0 0 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल राहिमा तुम्हें क्वेश्चन दिया जाता
कि Rahima, the question is not starting with a transmission axis of like this, instead of starting off with a transmission axis like this. अगर ऐसे बनी हुई थी ट्रांसमिशन एक्सिस, तो फिर तुम्हारा ग्राफ आगे शिफ्ट हो जाता हल्का सा। तुम्हें पता है कि अभी, क्योंकि अभी अगर इस एंगल को वो बोल रहा है 0 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, अभी तो ये 90 डिग्री में है। यानी अब मैं जो है वो क्या दिखाऊंगा, अब मैं ये दिखाऊंगा, यानी मेरा पहला वाला पॉइंट 0 हो जाएगा। देन जब मेरी ट्रांसमिशन एक्सिस यूं हो जाएगी, यानी 90 डिग्री घूमने के बाद, तो मेरा मैक्सिमम आ जाएगा। एंड देन जब हो जाएगा तो इट विल जस्ट बिकम समथिंग लाइक दिस, मतलब हमारा ग्राफ आगे शिफ्ट कर जाएगा। जस्ट रिमेंबर कि 90 डिग्री पे ब्लॉक है, और 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री पे क्या है, कंप्लीटली पास थ्रू है। उसके हिसाब से देख लो अब मेरे पास क्या क्या केसेस बन रहे हैं, मुझे कहाँ पे मैक्सिमम मार्क करना है, कहाँ पे मुझे 0 मार्क करना है। अच्छा, state what is meant by the diffraction of a wave. A question that is asked so many times. How do we write this? Spreading of a wave into to its geometric center. नहीं, ये क्या लिखा है भाई? This is the wrong thing. Geometric center कुछ नहीं, geometric shadow होता है, ठीक है? तो और spreading of a wave कब? इसके दो पार्ट्स होते हैं हमेशा, ये याद रखना। इसका एक पार्ट होता है when wave passes through a slit or a narrow edge, it spreads into its geometric shadow. इसको याद कर लो, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसमें कोई मार्क्स लूज करने की जरूरत नहीं है। सो व्हेन ए वेव passes through a narrow slit or edge, it spreads into its geometric shadow। ठीक है, ये याद कर लो। एक मार्क इसका है, इट स्प्रेड्स इनटू इट्स ज्योमेट्रिक शैडो, और एक मार्क इस बात का है कि आपको पता हो कि डायफ्रैक्शन कब हो रही है, व्हेन अ वेव पासेस थ्रू अ स्लिट और अ नैरो एज। ठीक है, तब हो रही है हमारी डायफ्रैक्शन, इसके अलावा कभी नहीं होती, तब वो स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट। मैटर बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ this much is incident normally on a diffraction rating in air as shown figure 5.3। तो बीम ऑफ लाइट है, वेवलेंथ आ रही है आपके पास, और ये इधर से आती है और ये स्प्लिट करती है इधर से, इधर से। सर नैरो लिखना जरूरी है? नहीं, नैरो लिखना जरूरी नहीं है। थर्ड ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमम ऑफ द लाइट इज एट एन एंगल ऑफ 68 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम लाइट बीम। कैलकुलेट द लाइन स्पेसिंग डी ऑफ द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, तो लाइन स्पेसिंग हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। वी ऑल नो दैट डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। डी हमको निकालना है तो डी निकाल लेते हैं। साइन थीटा याद रहे हमेशा 0 डिग्री, 0 ऑर्डर से निकाले, तो 68 डिग्री में डालूंगा, ना कि मैं 68 प्लस 68 डालू। तो आई विल पुट इन साइन 68। The order I am trying to investigate is the third order according to them, and the lambda they have given me is 4.3 into 10 power minus 7. So 4.3 into 10 की power minus 7. So what is D working out to be? 1.4 into 10 की power minus 6 meters. Thank you. अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बोल रहे हैं डिटरमाइन अ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट दैट विल आल्सो प्रोड्यूस अ डायफ्रैक्शन मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 68 डिग्रीज। सो दे आर आस्किंग यू एक डिफरेंट वेवलेंथ कैलकुलेट करें जो विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में हो और जो एक मैक्सिमम प्रोड्यूस करे 68 डिग्रीज पे। अब उन्होंने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि ये फर्स्ट ऑर्डर होगा या सेकेंड ऑर्डर होगा या थर्ड ऑर्डर होगा या फोर्थ ऑर्डर होगा, राइट? द थिंग इज कि थर्ड ऑर्डर पे तो हमको पता है कि ये वाली 4.3 इंटू 10 पावर माइनस 7 ही बनाएगी हमारा मैक्सिमम। लेकिन अब विजिबल लाइट की और कौन सी बनाएगी? जाहिर बात है वो कोई और विजिबल लाइट की थर्ड ऑर्डर पे नहीं बना सकती। थर्ड ऑर्डर में बनाने वाली बस यही फ्रीक्वेंसी, यही वेवलेंथ है। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू अ ट्रायल एंड एरर। 3 से करीब 2 है तो 2 पे चेक कर लेते हैं, 2 पे क्या वेवलेंथ आ रही है, क्या वो विजिबल लाइट में है, और फिर 4 पे भी चेक कर लेते हैं, 4 पे क्या विजिबल लाइट आ रही है। अब अगर दोनों ही आ रही है तो दोनों में से कोई भी लिख देना, एक आ रही है तो उसमें से हम चेक कर लेंगे जो भी हमने करना है, राइट? सो द वर्किंग आई एम डूइंग इज आई एम गोइंग टू अप्लाई डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले कैलकुलेशन कर रहा हूं फॉर एन इक्वल टू 2। तो मुझे डी तो पता चल गया 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 6 है। साइन थीटा क्या है मेरा साइन थीटा वो बोल रहे हैं हमारे पास अभी भी 68 डिग्री पे बनना चाहिए। वी शुड गेट द एंगल ऑफ 68 डिग्री। तो मैं कह रहा हूं ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 2 एंड देन द लैम्डा इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट। सो इधर हम लैम्डा निकाल सकते हैं एंड देन आल्सो वर्क आउट, लेट्स वर्क आउट फॉर एन इक्वल टू 4। ठीक है जी, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रिकॉल करवा दूंगा अभी इसमें। सो 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 6 देन साइन 68 इक्वल्स टू 4 लैम्डा।
सो दोनों लैम्डास के आंसर कौन से क्या क्या आ रहे हैं हमारे? और 1.4 into 10 power minus 6 into sine 68 and then divide by 4. So we have 3.245. 3.245 into 10 की पावर -7. अच्छा, नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोलता आप जो है वो ये याद रखना क्या चीज कि 780 नैनोमीटर्स से लेके कहां तक, अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर्स तक आपकी विजिबल लाइट है, वेयर दिस करेस्पॉन्ड्स टू द वेवलेंथ ऑफ रेड एंड दिस करेस्पॉन्ड्स टू द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट. ठीक है, अब हमने बस ये चेक करना है कि कौन सा हमारे पास क्या कहते हैं, एक सेकेंड हमदा, कौन सा हमारे पास विजिबल लाइट में पड़ रहा है. अगर इसको देखोगे तो ये 649 नैनोमीटर्स आ रहा है, 49 आ रहा है, 649, हाँ 649 नैनोमीटर्स आएगा. और ये क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 324.5 nanometers, right? So on that basis I know that this is not in the range. ये तो ब्लू लाइट से छोटा हो गया ना मजीद, अब ये मोस्ट प्रोबेबली अल्ट्रावायलेट में पहुंच चुकी है बात. ये वाली है जो रेड लाइट के अंदर अंदर आ रही है, इट इज समवेयर इन द रेड लाइट वाला स्पेक्ट्रम. 650 नैनोमीटर्स इज द वेवलेंथ दैट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर. ठीक है. अच्छा, और मैंने n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 4 क्यों सपोज किया, वो इसलिए सपोज किया हमने क्योंकि n इक्वल टू 3 पे वो ऑलरेडी बता चुके हैं ये वेवलेंथ है. ठीक है. अब जो दूसरा विजिबल लाइट का होगा जो तुम्हें इसी एंगल पे बना के देगा एक मैक्सिमम, वो या तो अपनी n इक्वल टू 2 का बना रहा होगा, n इक्वल टू 4 बना, मतलब इसी के करीब होगा ना, 3 के आसपास में ही होगा. मैं दोबारा से n इक्वल टू 3 नहीं डाल सकता क्योंकि मुझे पता ऑलरेडी n इक्वल टू 3 क्या है. n इक्वल टू 3 इज आई नो, इस पे तो ये बना रही है, तो अब विजिबल लाइट की अब कोई और होगी तो हो सकता है वो n इक्वल टू 1 हो या 2 हो या 4 हो या 5 हो. अब मैंने क्या कर लिया, मैंने पहले करीब के ऑप्शन चेक कर लिए 2 और 4, 3 के अलावा. तो आई फाउंड आउट ओके दिस इज वन वेवलेंथ दैट इज कमिंग आउट इनटू बीइंग द विजिबल लाइट. सो देयरफॉर नहीं, विजिबल लाइट से मतलब है विजिबल लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल लाइट वाला. अच्छा, इंफ्रारेड नहीं होगी 3.2 वाली, नहीं. ब्लू से छोटी अल्ट्रावायलेट है, ब्लू से छोटी अल्ट्रावायलेट, रेड से बड़ी इंफ्रारेड, बिकॉज एट एन एंगल ऑफ 68 डिग्री, टेलिंग यू स्पेसिफिकली कि आपका एंगल जो है वो 68 डिग्री हो. मतलब ये कोई और लाइट है, उसको जब मैं शाइन करूंगा तो उसका सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमम कहां पे बन रहा है, एंगल ऑफ 68 डिग्री पे बन रहा है. ठीक है, मतलब ये तो एक अलग है ना, ये वाली लाइट, दिस इज सम अदर अलग लाइट, ये तो ग्रीन है, दिस इज ग्रीन एंड इसके 1, 2 और 3 ऑर्डर बन रहे हैं. अब तुम एक कंप्लीटली डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इस्तेमाल कर रहे हो जिसका 0 ऑर्डर ये है और फिर उसका फर्स्ट ऑर्डर ये है और उसका सेकंड ऑर्डर ये है, तो वो कोइंसाइड कर रही है केस तुम्हारी. ठीक है, वो दोनों सेम लाइट्स नहीं है, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, इट्स जस्ट दैट इट इज कोइंसाइडिंग, द एंगल्स देयर ऑर्डर्स आर कोइंसाइडिंग एट द सेम एंगल. बस ये हुआ है हमारा. सर मीटर लिखे हुए यूनिट्स, सो 650, हाँ मैं थोड़ा सा समझा गलत कर दिया, थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज दैट. 6.5 इंटू 10⁻⁷ लिख लेते हैं इसको. अच्छा, और क्या था, और किसी कोई सवाल था? डोंट थिंक और कोई सवाल था. अच्छा, मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला अभी छोड़ रहा हूँ, लेट्स डू दिस रेडियो एक्टिविटी वाला, और जो है वो फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं. इन द फॉलोइंग लिस्ट अंडरलाइन ऑल द पार्टिकल्स दैट आर नॉट फंडामेंटल. कौन से पार्टिकल्स यहाँ पे फंडामेंटल नहीं है? 2, 3. अच्छा 2e लिख रहे हो तुम, दोनों दोनों ने लाइन से 2e लिखा है, लाइक 2e कैसे, मतलब 2, 3. अच्छा, पहला एंड आखिरी नहीं, दूसरा और तीसरा नॉट फंडामेंटल. ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन तो फंडामेंटल है, दोनों लेप्टॉन्स हैं, लेप्टॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, बेरियन एंड न्यूक्लियॉन्स आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स. A nucleus of thorium decays in stages by emitting alpha particles, beta minus particles to form a nucleus of lead 206, other bosons, quarks और leptons. ये तीनों फंडामेंटल है, इनके अलावा कोई फंडामेंटल नहीं है. अच्छा, decays in stages by emitting alpha particles, beta minus particles to form a nucleus of lead 206 82 PB. Determine the total number of alpha particles and total number of beta minus particles that are emitted during the sequence of decays that form the nucleus lead 206 from the nucleus thorium 230. अच्छा, जब मेरे पास थोरियम है, सॉरी थोरियम है 230 एंड 90 से, मुझे इसको कहां पे लेके जाना है, मुझे इसको लेके जाना है टिल क्या कहते हैं 206 82 प्लम्बू.
ठीक है ना। जो मैंने आपको रेडियोएक्टिव की मैराथन रिकॉर्ड करके दी थी उसमें भी एक ऐसा सवाल ही था। तो अब आपने सबसे पहले जब आप देख रहे हो ऐसे क्वेश्चंस को तो ऑलवेज अप्लाई द अल्फा डिकेज फर्स्ट, बिकॉज अल्फा डिकेज में क्या होता है, आप जल्दी जल्दी मास नंबर को गिरा के यहां तक पहुंचा सकते हो। बीटा माइनस डिके में मास नंबर सेम रहता है, प्रोटॉन नंबर आप प्लस कर सकते हो, राइट। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कआउट कि भाई मेरे अल्फा डिकेज कितने हो रहे हैं इसमें। सो भाई मुझे क्या पता है 230 माइनस 206, ये आंसर क्या आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 824। यानी मेरा जो मास नंबर है वो 24 से गिरना है। और कितने अल्फा पार्टिकल्स मुझे चाहिए होंगे कि मेरा मास नंबर 24 से गिर जाए, आई विल बी नीडिंग 6 अल्फा पार्टिकल्स बिकॉज ईच अल्फा पार्टिकल हैज अ मास ऑफ 4, राइट। आई नीड 6 अल्फा पार्टिकल्स बिकॉज 6 into 4 is 24। यानी बेसिकली यहां से इसके अंदर से कितने निकलना है, इसमें से माइनस हो रहे हैं 6 अल्फा पार्टिकल्स विच हैव अ मास ऑफ 4 एंड अ चार्ज ऑफ 2। ठीक है। अच्छा, जब मैं 6 अल्फा पार्टिकल्स का डिके कॉज कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर क्या बच रहा है, जो भी न्यूक्लियस एक्स बच रहा है। ठीक है, 230 में से 24 सब्ट्रैक्ट करो, 206 तक तो आ गया मैं। लेकिन मसला क्या है, 96 into 2 12 हो गया, 90 minus 12 इट इज कमिंग आउट टू बी एन आंसर ऑफ 78। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा ऑफ हो गया। मतलब 206 तक तो पहुंच गया मैंने मास नंबर तो बैलेंस कर दिया अल्फा पार्टिकल बन के, लेकिन अभी मेरा एटॉमिक नंबर बैलेंस नहीं है। मुझे एटॉमिक नंबर 78 से बढ़ा के वापस 82 तक लेके जाना है। और हम सबको पता है बीटा माइनस डीके में क्या होता है, बीटा माइनस डीके में मास नंबर सेम रहता है और प्रोटॉन नंबर +1 होता है, राइट। सो बट टू इंक्रीज द प्रोटॉन नंबर बाय 4 आई विल बी नीडिंग 4 बीटा माइनस डिकेज जिसके अंदर ये होता है। सो माय जो है मास, मेरा प्रोटॉन नंबर वापस से मेरे पास वही आ जाएगा। सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आई नीड इज 6 एंड द नंबर ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल्स आई नीड इज 4। ठीक है, हमेशा इन क्वेश्चंस को करते हुए पहले अल्फा को देखा करो और मास नंबर से, जल्दी जल्दी हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। 230 से 206 पे जाना था, 24 का डिक्रीज कॉज करना था, तो यानी 6 अल्फा पार्टिकल्स आपको चाहिए टू कॉज दैट डिक्रीज ऑफ 24। अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ, 90 में 12 का डिक्रीज आगे 78 तक पहुंच गए हम। अब हमें पता है बीटा माइनस में एक प्रोटॉन ऐड कर सकते हैं वापस 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 वापस। तो मेरा मास नंबर जब बराबर हो गया, मैंने प्रोटॉन नंबर ऐड कर करके 4 प्रोटॉन नंबर्स ऐड किए, 82 बनाया, तो उसका मतलब है 4 बीटा माइनस पार्टिकल्स मैंने यहां से निकाले। A meson has a charge of -1 e, where e is the elementary charge. The quark composition of the meson includes a charm antiquark. State and explain a possible flavor of the other quark in the meson. Meson हम सबको पता है क्या होता है, क्वार्क और एंटी क्वार्क होता है। अब वो बोल रहे हैं इसमें से एक तो हमारे पास क्या है, इट इज अ चार्म एंटी क्वार्क। और चार्म एंटी क्वार्क का चार्ज क्या होता है, वो होता है -2/3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं अलजेब्रा करके आई कैन वर्क आउट ये x कितना होना चाहिए, एंड इफ वी डू दैट विल क्वाइट इजीली फाइंड आउट कि हमारा चार्ज जो है वो -1/3 होना चाहिए, राइट। सो -1 का चार्ज कॉज करना है, -2/3 तो मुझे को पता है। चार्म क्या होता है, +2/3। जब मैं चार्म का एंटी लूंगा तो -2/3 हो जाएगा, एंड देन चार्म का +2/3 होता है। जब एंटी लोगे ना चार्म का तो -2/3 हो जाएगा। सो -2/3 फॉर द चार्म एंटी, x is for the other thing that I want to work out। x मेरे पास आ गया -1/3। now we know that this could be, you can write this as down, down भी सही है इसमें, strange भी सही है इसमें, और आपके पास बॉटम भी सही है। ठीक है, बाकी बस ये चीज मेक श्योर करनी है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक एंटी क्वार्क था तो ये लाजिमन क्वार्क होगा, ये एंटी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लिखोगे सेलेक्ट से डाउन एज द अदर quark has to be of the matter family having a charge of -1/। ठीक, सो ये हो गया हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट टू। बीजॉन्स कुछ नहीं होते हैं, मीजॉन्स होते हैं, वो बेरियॉन्स कुछ और होते हैं। आर मेड ऑफ बेरियॉन्स, बेरियॉन्स आर मेड ऑफ 3 क्वार्क्स, और वो 3 क्वार्क्स कैसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं उसमें कोई एंटी क्वार्क क्वार्क की कोई कंडीशन नहीं है। मीजॉन जो है वो 2 क्वार्क से बने हुए हैं और 2 क्वार्क में से एक क्वार्क एंटी और दूसरा वाला क्वार्क। सो रिकॉर्ड a metal wire has resistance per unit length of 0.92 ohms per meter। The wire has a uniform cross section area of 5.3 into 10 power -7 meter square। Calculate the resistivity of the metal wire, which formula to use? R equals to rho L over A। अब इसमें हमें हल्का सा स्मार्ट होना है। The only thing that we need to be smart about is that हमें resistance per unit length दी हुई है, तो मुझे वो जो ये लेंथ है उधर जाके डिवाइड करना है, वो ये क्वांटिटी है 0.92 ओम।
ओम मीटर एंड ओम ये हो गया हमारी रेजिस्टिविटी और हमारा एरिया आ गया राइट नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू रेजिस्टेंस ओवर लेंथ इज 0.92 रेजिस्टिविटी मुझे चाहिए है एरिया मुझे दिया हुआ है 5.3 into 10 to the power minus 7 so what is the resistivity working out to be 4.9 into 10 power minus 7 वजीहा कल वाला ही पेपर कर रहे हैं इसको कंप्लीट करना आखिरी सवाल रह गया बस इसका दिस इज विंटर 23 क्वेश्चन पेपर 22 ठीक है A battery of electromotive force E and negligible internal resistance is connected in series with a fixed resistor and a light dependent resistor LDR as shown in figure 6.1 ठीक है तो एक EMF है एक 1400 ओम का रेजिस्टर है वोल्टमीटर लगा हुआ है और 1600 ओम का हमारे पास LDR है ठीक है The resistance of the fixed resistor is 1400. The intensity of light illuminating the LDR causes it to have a resistance of 1600 ohms. A voltmeter connected across the LDR reads 6.4 volts. ठीक है जी तो ये बोल रहे हैं कि ये 6.4 volts रीड कर रहा है बोलते हैं show that the current in the LDR is 4.0 into 10 power minus 3 easy peasy V equals to IR and therefore I will equals to V over R वोल्टेज LDR का क्या है LDR का वोल्टेज 6.4 है और LDR की रेजिस्टेंस क्या है 1600 ohms है inshallah hopefully this will be coming out to be 4 into 10 power minus 3 amperes moving onwards फिर क्या कह रहे हैं calculate the number of free electrons passing through the LDR in a time of 3.2 minutes how do I work out the number of free electrons passing through the LDR in a time of 3.2 minutes Q equals to IT and Q equals to NE. Very good. So we will first find out the charge. The charge can be found out using Q equals to IT. और हम सबको पता है कि चार्ज क्या होता है क्वांटाइज्ड होता है यानी जितना भी चार्ज कॉज होगा दैट विल बी कॉज्ड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इक्वेट IT विद NE I क्या है मुझे पता है मेरा करंट जो था वो LDR में 4 into 10 power minus 3 था टाइम उन्होंने बोला है 3.2 मिनट्स आप ले लो तो मैं 3.2 into 60 जो है वो टाइम दे रहा हूं मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है वो मैं निकाल लूंगा और E क्या होता है दैट इज द एलिमेंट्री चार्ज गिवन इन योर डेटा बुकलेट एज 1.6 into 10 power minus 19 coulombs ठीक है and you can then work out the number of electrons 4 into 10 to the power minus 3 into 3.2 into 60 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 4.8 4.8 into 10 to the power 18 4.8 into 10 की पावर 18 ठीक है ये 3.2 था अगर मेरा डेसिमल प्लेस नजर नहीं आया अच्छा नहीं आदिल मेरा और मिशाल का दोनों का 4.8 into पावर 18 आ रहा है कुछ हो सकता है तो गलत डल गया हो तो वो चेक कर लो कि वो क्या गलत डला है अच्छा बहरहाल मूविंग ऑनवर्ड्स फिर बोलते हैं कैलकुलेट द EMF E नाउ दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट दिस EMF E हाउ कैन आई वर्क आउट दिस EMF E आपको ये पता है कि यहाँ पे करंट जो है वो 4 into 10 power minus 3 amperes है so how do I work out the EMF E total resistance into current right we know that VT equals to IT RT अब क्योंकि ये सीरीज सर्किट है एवरीथिंग इज इन सीरीज देखो इस वोल्टमीटर को इट्स जस्ट सपोज टू बी इन पैरेलल ठीक है ऐसा लगा इसमें कंफ्यूज नहीं होनी जरूरत वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में होता है तो ये यहाँ से करंट आ रहा है वो यहाँ से जाता है एंड देन सो एंड सो फॉर्थ यहाँ से तो बेसिकली एक पूरा का पूरा ये सीरीज सर्किट ही है हमें टोटल वोल्टेज इक्वल टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस ही करना है ठीक है सो टोटल वोल्टेज विल इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज क्या है हमारा हमारा जो सर्किट में जो टोटल वोल्टेज होगा वो बैटरी दे रही है EMF E राइट सो दैट इज द EMF E टोटल करंट क्या है क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है तो जो करंट हमने यहाँ पे निकाला है वही करंट सब में से जा रहा है 4 into 10 power minus 3 amperes ठीक है सो वी आर गेटिंग 4 into 10 to the power minus 3 amperes और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ रही है रेजिस्टेंस जो है वो इन दोनों की सीरीज में हम ऐड अप कर लेंगे 1600 plus 1400 ohms that is the total resistance 1600 plus 1400 so what is the EMF E working out to be आदिल मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा से फिर मैं कंफर्म कर देता हूँ इसको 12 volts exact मैं कर लेता हूँ दोबारा से चेक 12 volts ओके अच्छा डेटा जो थी वो 216 थी ठीक है अच्छा इसको मैं दोबारा से चेक कर लूँ 4 into 10 की पावर minus 3 into 3.2 into 60 divided by 1.6 into 10 power minus 19 4.8 into 10 power 18 ही आ रहा है तुम्हारा गलत आ रहा है
10⁻18 है, ठीक है। आप जब भी एक्सपोनेंट साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि जो भी आपकी एक्सपोनेंट वाली टर्म होती है उसको ब्रैकेट में जरूर डालना, ठीक है जी। ब्रैकेट में नहीं डालोगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट करती है। हाँ, चेक कर लो, आंसर यही है, 4.8 इंटू 18 ही है। रायमा चेक कर लिया? एक्सपोनेंट में बेसिकली कुछ मिस्टेक करी होगी तुमने रायमा, और तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं होगी। डिटरमिन द रेशियो पावर डिसिपेटेड इन एलडीआर ओवर पावर डिसिपेटेड इन फिक्स्ड रेजिस्टर। अच्छा, मुझे क्या पता है, मुझे एलडीआर में करंट पता है, तो मैं आई स्क्वायर आर लगा सकता हूँ इसके लिए, और मुझे रजिस्टर का भी करंट पता है, सीरीज सर्किट है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे भी आई स्क्वायर आर लगा सकता हूँ, राइट। अच्छा, अभी हम क्या देख सकते हैं, आई स्क्वायर आर ओवर आई स्क्वायर आर हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस होगी एलडीआर की, और ये रेजिस्टेंस होगी ऑफ दी फिक्स्ड की, सही है। अच्छा, आई स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो बेसिकली दिस एंड दिस कैंसिल आउट, बिकॉज व्हाई, बिकॉज दिस इज अ सीरीज सर्किट, दोनों में से करंट वही जा रहा है, इट्स नॉट चेंजिंग। सो ऑल आई रियली डू, मुझे रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर को डिवाइड करना है बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द फिक्स्ड रेजिस्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर क्या थी, 1600 over 1400, that should be my ratio। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप आईवी भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा स्मार्ट होना है कि भाई मुझे कौन से फॉर्मूला से डायरेक्ट मेरी वैल्यू मिल जाएगी। इसमें मुझे आई स्क्वायर आर से डायरेक्ट मिली, आई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो मुझे और भी कोई खाली करने की जरूरत नहीं है। देन लास्ट 3 पार्ट्स फॉर दिस क्वेश्चन एंड फॉर दिस पेपर, बाकी हमारा कंप्लीट हो चुका है पेपर। सर बैटरी के लिए रेजिस्टेंस लेते, बैटरी के लिए नहीं, बैटरी के लिए कभी रेजिस्टेंस लोगे, बैटरी का हमेशा आईवी से निकलता है, तो बैटरी में वी स्क्वायर ओवर आर और आई स्क्वायर आर वाले फॉर्मुले एप्लीकेबल नहीं होते, उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बस आईवी ही एप्लीकेबल होता है बैटरी के लिए, ठीक है। नहीं आदिल, तुम्हें इसको डेसिमल प्लेसेस में ही देना है, वही सिग्निफिकेंट वाला रूल फॉलो करके, ठीक है। तो टू सिग्निफिकेंट आंसर दोगे, इसको तुम डेसिमल प्लेसेस में ही दोगे। द एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज कॉजिंग अ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर इन बी, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज करती हैं, अब कैसे चेंज करती हैं वो आप लोग बताओगे। और होता क्या है, डिक्रीज हो जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर, द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज। State whether there is a decrease, increase or no change to the intensity of light illuminating the LDR। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करी होगी या डिक्रीज करी होगी, इंक्रीज करी होगी, क्यों, बिकॉज हमने याद किया था कि भाई इनवर्स प्रोपोर्शन है, थर्मिस्टर और लाइट, थर्मिस्टर और टेम्परेचर का भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, और लाइट और एलडीआर का भी इनवर्स प्रोपोर्शन ही है, राइट। सो द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीज्ड and that is why there was a decrease in the LDR। Then the current in the battery, अगर हमारी resistance decrease कर गई LDR में, if the resistance of the LDR decreased, that means the R effective of the whole circuit decreased। और हम सबको पता है जब हमारा R effective circuit का गिरता है तो क्या होता है, हमारा करंट सर्किट का वो बढ़ जाएगा, right। So we're going to say the current is going to increase। Final thing, the reading on the voltmeter, तो इसको क्या होगा, ये डिक्रीज करेगी। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर इसके ऊपर वोल्टमीटर लगा हुआ है और इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गई, इसके वोल्टेज को क्या होगा, एग्जैक्टली वही होगा जो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीज, देयरफॉर द वोल्टेज अक्रॉस दिस विल आल्सो डिक्रीज, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू से डिक्रीज। सही, इज दिस क्लियर, कोई प्रॉब्लम? लास्ट वन, जी रहमा, थोड़ा सा सोचो, रेजिस्टेंस की डिक्रीज करिए, ठीक है। वोल्ट मीटर किसके क्रॉस है, 1600 ओम्स के क्रॉस है, वोल्ट मीटर्स अक्रॉस द रेजिस्टेंस। हाँ मैं रिपीट कर देता हूं, देखो तो सही, इसके क्रॉस है ना वोल्ट मीटर, इजंट द वोल्ट मीटर अक्रॉस द 1600 ओम्स, ये देख रहा है सबको। तो जब इसकी रेजिस्टेंस गिरेगी तो इसका वोल्टेज भी गिर जाएगा, ठीक है। मैं करंट को, मैंने इसमें आपको बताया है, इफ यू आर स्टिल हैविंग ट्रबल आई वुड हाईली रिकमेंड कि भाई गो एंड वॉच इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल लास्ट पार्ट में मैंने बहुत सारी कुछ चीजें आपको बताई हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे वाले सवालों को बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे उसमें से 2 चीजें रिपीट करता हूँ। सबसे पहली चीज क्या रिपीट करनी है, वो ये चीज रिपीट करनी है कि अगर इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, ठीक है, तो बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ भी और चीज लिए, यू कैन मेक दैट अजम्पशन विद योर आईज क्लोज्ड that if the resistance of this LDR, if this resistance is decreasing, that means the voltage across it will also decrease। अगर इसकी रेजिस्टेंस गिरी तो इसका वोल्टेज भी गिरेगा, ठीक है। और अगर इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती तो इसका वोल्टेज भी बढ़ता। हाँ, अब अगर मैं आपसे पूछता, नहीं इसकी रेजिस्टेंस गिर रही है लेकिन मुझे वोल्टेज चाहिए अक्रॉस दिस वन, आई डोंट वांट द वोल्टेज अक्रॉस दैट वन, तो इन दिस केस यू वुड हैव टू सी द करंट।
फिर आप देखोगे सर करंट इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे फिर वोल्टेज इंक्रीज करेगा, करंट इनटू द सेम रेजिस्टेंस विल गिव मी द हायर वोल्टेज। तो व्हेन यू आर लुकिंग एट द सेम रेजिस्टर, उसकी रेजिस्टेंस के साथ जो होगा उसके वोल्टेज भी वही होगा। और अगर आप किसी और रेजिस्टेंस को देखना चाह रहे हो तो फिर आपने करंट को काउंट में लेना है, ठीक है। अच्छा और एक और चीज थी, हाँ अच्छा the reason why you can't look at current directly in this case, ठीक है, the reason for that is because हम सबको नजर आ रहा है करंट तो इंक्रीज करा है लेकिन इसकी रेजिस्टेंस भी साथ साथ डिक्रीज करी है, राइट। सो नथिंग, मतलब अगर मुझे ये दिखाना था कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट तो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रहता था, अब मुझे ही पता कि ओवरऑल क्या चेंज आ रहा है, राइट। सो फॉर दिस वी एक्चुअली यूज अ डिफरेंट फॉर्मूला, ठीक है, और वो हमारा है वोल्टेज डिवाइडर वाला फॉर्मूला, ठीक है। उसमें से हम जो है वो चीजें कांस्टेंट कर देते हैं दूसरी। तो इट्स समथिंग लाइक दिस। बहरहाल हम उसमें और उसके अंदर डिटेल्स में नहीं घुस रहे, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर जब इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो उसके ऊपर वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा, यानी ये टोटल वोल्टेज का लेसर प्रोपोर्शन ले रहा होगा, दूसरा वाला रेजिस्टर ज्यादा प्रोपोर्शन ले रहा होगा, ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस विल हेल्प यू सॉल्व मेनी P1 क्वेश्चंस एंड मेनी P2 क्वेश्चंस फास्टर एंड गेट योर आंसर्स फास्टर। सही है माहीन?